नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है गुपकार गैंग, सोनिया राहुल स्पष्ट करें अपना रुख, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से आतंक और उथल पुथल के दौर में ले जाना चाहते हैं। गुपकार घोषणा पत्र को लेकर जम्मू और कश्मीर में चल रही सरगर्मियों के बारे में अमित शाह ने आज सिलसिलेवार ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, गुपकार गैंग वैश्विक हो रहा है। वे चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करें। गुपकार गैंग ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के इन कदमों का समर्थन करते हैं? उन्हें देश के लोगों के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आतंक तथा उथल पुथल वाले दौर में ले जाना चाहते हैं। वे दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, जो हमने अनुच्छेद 370 को हटाकर सुनिश्चित किए हैं। इसीलिए लोग उन्हें हर जगह खारिज कर रहे हैं। मैक्सिको के एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई है। मैक्सिको में गैस से भरे टैंकर ट्रक में विस्फोट, 13 लोगों की मौत। पश्चिमी मैक्सिको में गैस से भरे एक डबल टैंकर ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें आग लग गई और फिर विस्फोट हो गया। इस घटना में ट्रक चालक के अलावा आसपास के वाहनों में सवार कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि वहां आसपास के वाहनों में बैठे लोगों को बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला और वे जिंदा ही जल गए। अभियोजन कार्यालय ने बताया कि आसपास खड़े 3 वाहनों में सवार लोगों के शवों के टुकड़े सड़क पर बिखरे पड़े दिखे। मैक्सिको में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ट्रकों से कई सड़क हादसों की घटनाएं हुई हैं। दिल्ली की बारिश को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली, बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली की हवा हुई साफ, वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में आई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और यह मध्यम श्रेणी में आ गया। इससे पहले बारिश और तेज हवा चलने के कारण प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। रविवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 435 पर था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मोबाइल ऐप समीर के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। यह सोमवार के 221 के मुकाबले बेहतर है, जो खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर ने कहा है कि यह सुधार कुछ समय के लिए है और गुरुवार को यह दोबारा खराब श्रेणी में पहुंच जाएगा। राजधानी में रविवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 435 जबकि शनिवार को 414 दर्ज किया गया था। इसी बीच नासा की ओर से भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्पेसएक्स के साथ मिलकर नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे 4 यात्री 6 महीने बाद लौटेंगे। केप केनावेरल, स्पेसएक्स का नया कैप्सूल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सोमवार रात में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया। ये अंतरिक्ष यात्री बसंत के मौसम तक यहीं रहेंगे। ड्रैगन कैप्सूल ने नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और 27 घंटे की यात्रा के बाद यह सोमवार रात को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंच गया। 6 महीने तक रहेंगे अंतरिक्ष में। ड्रैगन कैप्सूल के कमांडर माइक हॉपकिंस ने जब अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद यात्री केट रूबिन से पहली बार रेडियो के जरिए संपर्क साधा तो रूबिन्स ने कहा, वह कितनी प्यारी आवाज सुनने को मिली। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्पेसएक्स का दूसरा अंतरिक्ष मिशन है, लेकिन पहली बार एलन मस्क की कंपनी ने पूरे 6 महीने के लिए यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। इससे पहले का मिशन 2 महीने का था। ये यात्री होंगे शामिल। इन नए यात्रियों में कमांडर माइक हॉपकिंस और उनके चालक दल के सदस्य विक्टर ग्लोवर, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पूरे 6 महीने बिताने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री होंगे, शैनन वॉकर और जापानी अंतरिक्ष यात्री सोइची नोगुची शामिल हैं। रेसिलियंस दिया गया है नाम। इस ड्रैगन कैप्सूल यान को इसके चालक दल के सदस्यों ने 2020 में दुनिया भर में आई चुनौतियों को देखते हुए रेसिलियंस नाम दिया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने सोमवार को लोगों को कैप्सूल के भीतर के दृश्यों को भी दिखाया। उन्होंने टचस्क्रीन कंट्रोल और यहां सामान रखने वाले क्षेत्रों को दिखाया। सीबीएसई बोर्ड की ओर से बड़ा अपडेट। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं का परीक्षा शुल्क नहीं होगा माफ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के मद्देनजर मौजूदा अकादमिक वर्ष में 10वीं और 12वीं कक्षा के सीबीएसई छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए सीबीएसई और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की बेंच ने एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में कोविड और गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे अभिभावकों का हवाला देते हुए फीस माफी की मांग की गई थी।
याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है। आपको सरकार को एक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार और सीबीएसई को जनहित याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और कानून, नियमों, विनियमों और मामले के तथ्यों पर लागू सरकार की नीति के अनुसार 3 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा था। वहीं याचिका में अपील की गई थी कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अभिभावकों को सैलरी न मिलने के कारण उन्हें अपने परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेश से देश के 30 लाख छात्रों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, जिसमें से 3 लाख छात्र अकेले दिल्ली में हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से कारोबारियों को बड़ा झटका। इन 10 तरह के कारोबार से जुड़े लाखों कारोबारियों को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा झटका। दिल्ली में 10 अलग अलग तरह के ऐसे कारोबारी थे जिन्हें दिवाली के बाद शादी ब्याह के सहलग में अच्छे कारोबार की उम्मीद थी। मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और किराना कारोबारी हो या ड्राई फ्रूट कारोबारी, सभी को देवोत्थान के सहलग में कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने का एक मौका था। लेकिन ऐन वक्त पहले दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को एक बड़ा झटका दिया है। शादी ब्याह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने के बाद एक फिर से उसे कम कर दिया है। दिवाली से पहले यह संख्या 50 से बढ़ाकर बंद हाल में 200 और खुले एरिया में अनलिमिटेड कर दी थी। इससे उम्मीद थी कि इसका कारोबारियों को पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन आज यह संख्या फिर से 50 कर दी गई है। इन 10 तरह के कारोबार से जुड़े लाखों कारोबारियों को होगा भारी नुकसान। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या में छूट मिलने के बाद से शादी वाले घर के साथ ही कारोबारियों में भी खुशी छा गई थी। उन्हें उम्मीद जागी थी कि अब बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कारोबार तो पटरी पर आ ही जाएगा। ध्यान रहे कि दिवाली के बाद शादियों का एक बड़ा सहलग देवोत्थान शुरू हो जाता है। खासतौर से कपड़ा बाजार, फूल बाजार, इवेंट कंपनियां, आतिशबाजी वाले, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, बैंड बाजा पार्टी, किराना और ड्राई फ्रूट बाजार को दिल्ली सरकार के इस फैसले से बड़ी उम्मीद जागी थी। आतिशबाजी कारोबार पर पड़ी डबल मार। आतिशबाजी कारोबार पर तो डबल मार पड़ती दिख रही है। दिवाली और दूसरे खास मौकों के लिए तो आतिशबाजी को दिल्ली सरकार समेत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बैन कर चुका है। आतिशबाजी पर यह बैन दिल्ली ही नहीं, यूपी, राजस्थान, ओडिशा समेत देश के कई शहरों में आतिशबाजी बैन की जा चुकी है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र का जून 2021 तक 50-60 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य, कंपनियों को देगी वित्तीय सहायता। केंद्र सरकार का टारगेट है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से 50-60 लाख नौकरियां फॉर्मल सेक्टर में पैदा की जाएं। इसके लिए कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम अगले साल जून तक 50-60 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी के शुरुआती महीनों में लगभग 20 लाख नौकरियां गई थीं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि निजी फर्मों को नई भर्तियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सब्सिडी पाने के लिए इस साल अक्टूबर से जून 2021 तक हर महीने अपने कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम बढ़ोतरी करनी होगी। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए नियोक्ताओं को कम से कम 2 कर्मचारियों को जोड़ना होगा अगर उनके पास 50 से कम कर्मचारी हैं इस साल सितंबर में, और 50 से अधिक होने पर कम से कम 5 कर्मचारियों को जोड़ना होगा। हालांकि यह केवल 15,000 रुपये महीने तक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू रहेगा। अधिकारी ने कहा, यदि कम से कम 50 श्रमिकों को रोजगार देने वाली फर्म एक महीने में 5 लोगों को रोजगार नहीं दे पाती है तो उसे उस महीने के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी। हम उन महीनों तक योगदान जारी रखेंगे जब न्यूनतम सीमा फिर से मिल जाएगी। सरकार जल्द ही एबीआरवाई योजना को अधिसूचित करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगी। अभी कंपनी और कर्मचारी को ईपीएफओ के तहत सैलरी का 12% देना होता है। सरकार 1000 तक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा देगी। इससे प्राइवेट कंपनियां को भी सहायता मिलेगी। वहीं 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के मामले में केवल कर्मचारी का हिस्सा देगी। सरकार 2 साल तक ऐसा करेगी। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रेशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर हुआ एक और बड़ा फैसला, जानिए किस पर होगा असर। पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने सेक्स वर्करों को राशन कार्ड बनाने का फैसला किया था। कोरोना काल में राशन कार्ड को लेकर एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के निर्देश पर कुछ राज्य सरकारों ने गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का भी राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है। देश की कुछ राज्य सरकारें गरीब तबके के कैंसर, कुष्ठ और एड्स रोगियों को अब फ्री में राशन देने जा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार ने कहा है कि अब सेक्स वर्करों के बाद गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीब लोगों का भी बनेगा राशन कार्ड। झारखंड में गंभीर रूप से ग्रस्त रोगी अब ऑफलाइन या ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सरकार के सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.ahar.jharkhand.gov.in पर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य की जिला आपूर्ति कार्यालयों, प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में भी ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नीतीश कुमार ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय, बीजेपी नेताओं को मिले यह विभाग। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे भी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिपरिषद के बीच आवंटित विभिन्न विभागों की घोषणा करते हुए अपने लिए गृह विभाग रखा है। पटना में सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा मंत्रियों की 14 सदस्यीय परिषद की शपथ ली गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शामिल थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा संभाले गए लगभग सभी मंत्रालय वित्त सहित तारकिशोर प्रसाद को सौंप दिए गए हैं, जबकि सुश्री देवी महिला विकास का काम संभालेंगी। ग्रामीण विकास, जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग विजय चौधरी के पास गए। अशोक चौधरी को भवन निर्माण और अल्पसंख्यक कल्याण मिला। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बने हैं, जबकि मंगल पांडे स्वास्थ्य और सड़क निर्माण का काम संभालेंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र का जून 2021 तक 50-60 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य, कंपनियों को देगी वित्तीय सहायता। केंद्र सरकार का टारगेट है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से 50-60 लाख नौकरियां फॉर्मल सेक्टर में पैदा की जाएं। इसके लिए कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम अगले साल जून तक 50-60 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी के शुरुआती महीनों में लगभग 20 लाख नौकरियां गई थीं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि निजी फर्मों को नई भर्तियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सब्सिडी पाने के लिए इस साल अक्टूबर से जून 2021 तक हर महीने अपने कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम बढ़ोतरी करनी होगी। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए नियोक्ताओं को कम से कम 2 कर्मचारियों को जोड़ना होगा, अगर उनके पास 50 से कम कर्मचारी हैं इस साल सितंबर में, और 50 से अधिक होने पर कम से कम 5 कर्मचारियों को जोड़ना होगा। हालांकि यह केवल 15,000 रुपये महीने तक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू रहेगा। अधिकारी ने कहा, यदि कम से कम 50 श्रमिकों को रोजगार देने वाली फर्म एक महीने में 5 लोगों को रोजगार नहीं दे पाती है तो उसे उस महीने के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी। हम उन महीनों तक योगदान जारी रखेंगे जब न्यूनतम सीमा फिर से मिल जाएगी। सरकार जल्द ही ABRY योजना को अधिसूचित करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगी। अभी कंपनी और कर्मचारी को EPFO के तहत सैलरी का 12% देना होता है। सरकार 1000 तक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा देगी। इससे प्राइवेट कंपनियां को भी सहायता मिलेगी। वहीं 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के मामले में केवल कर्मचारी का हिस्सा देगी। सरकार 2 साल तक ऐसा करेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।